स्वस्थ जीवन कार्यक्रम के सभी दर्शकों को संजीव दोसांझ का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर की और कैंसर के क्या कारण हैं, और ये सब जानकारी हमें देंगे डॉक्टर अमित बहल, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर बहल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। आज हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे कि हेड एंड नेक कैंसर यानी मुख और गले के कैंसर के बारे में खास तौर पर, और क्योंकि इनकी स्पेशलाइजेशन साथ साथ बोन ट्यूमर्स और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा पर भी है, तो हम इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। आज के बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए समाज में, बदलते हुए हालात में हम देखते हैं कि बहुत से लोग हमें सोसाइटी में नज़र आते हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहला सवाल यही करूँगा कि ये कैंसर वास्तव में है क्या? देखिए, जैसे शरीर में अन्य रोग होते हैं, अन्य बीमारियां होती है, वैसे ही कैंसर भी एक बीमारी है जो मनुष्य के शरीर को प्रभावित करती है। और ये बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है। अगर हम पुरानी सभ्यताओं का साहित्य देखें तो हमें पता चलता है कि पुरानी सभ्यताओं में भी कुछ ऐसे रोग थे जिनके लक्षण बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जिस बीमारी को आज हम कैंसर के नाम से जानते हैं। तो कैंसर क्या है? कैंसर बीमारी में शरीर के जो सेल्स होते हैं या कोशिकाएं होती है, वो एक असंतुलित रूप से बढ़ना शुरू हो जाती हैं और फिर ये कैंसर की बीमारी के रूप में उभर के आती हैं। इसमें शरीर में कहीं रिसौली का होना या कोई घाव होना जो ना बढ़े, ऐसी ये बीमारी एक रूप लेती है। कई बार देखा गया है कि सिर्फ रक्त जांच पे कोशिकाएं बढ़ी हुई मिलती हैं। तो इस बीमारी को हम कैंसर के नाम से जानते हैं। इस बीमारी की दो विशेषताएं होती है। एक तो कैंसर की बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। ये दिमाग में भी देखी जाती है, मुख और गले में देखी जाती है, हड्डियों में देखी जाती है, फेफड़ों में, पेट में, खाने की नली में। तो किसी भी शरीर के अंग में ये बीमारी हो सकती है। दूसरी विशेषता कैंसर की बीमारी की ये है कि ये बीमारी जब एक बार शरीर में आ जाती है तो ये आसपास के जो अन्य सामान्य हमारे अंग हैं, जो नॉर्मल अंग हैं, उसमें फैलने की क्षमता रखती है। और अगर बीमारी का इलाज समय पे ना करवाया जाए तो रक्त धमनियों के द्वारा, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, उससे ये बीमारी शरीर के दूसरे अंगों में भी फैल जाती है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इसका इलाज समय पर ना करवाया जाए, तो एक आम इंसान को, एक मरीज़ को कैसे पता चलेगा कि हाँ, उसके शरीर में कैंसर की बीमारी बढ़ रही है? तो इसके लिए थोड़ा जो हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें कैंसर के क्या लक्षण हैं उसके बारे में जागरूक होना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि कैंसर की बीमारी शरीर में किसी भी अंग में आ सकती है, तो जो लक्षण आते हैं वो भी किस अंग में बीमारी है उसके हिसाब से लक्षण दिखाई देते हैं। तो कुछ लक्षणों की चर्चा मैं अभी करूँगा, कुछ बताऊँगा, ताकि हमारे दर्शक इससे जागरूक हो सकें। अब अगर हम मुख और गले के कैंसर की बात करें तो मुख के अंदर कोई सफ़ेद या लाल धब्बा होना जो काफ़ी समय से हो और ठीक ना हो रहा हो, जिसे हम इरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, ऐसा लक्षण दिखाई दे तो चिकित्सक मदद लेनी चाहिए। ये अपने आप में कैंसर नहीं है, पर आगे जाके ये कैंसर बन सकता है। गले में खराश रहना लंबे समय तक, खाने निगलने में तकलीफ़ होना, शरीर के किसी भाग में कोई रसौली बनना, अत्यधिक वज़न का कम होना, अत्यधिक थकान या कमज़ोरी का महसूस करना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं, या फिर कहीं शरीर में कोई रसौली बन जाना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि कुछ बीमारी हो सकती है जिसकी चिकित्सक मदद ज़रूरी है। अब हर लक्षण जो है वो कैंसर का नहीं होता। गले में खराश तो एक आम इन्फेक्शन से भी हो सकती है, वैसे ही अगर नाक बंद हो रहा है तो वो वायरल इन्फेक्शन में भी हो सकता है। पर अत्यधिक समय से अगर कोई लक्षण है और जो सामान्य ट्रीटमेंट या सामान्य इलाज से ठीक नहीं हो रहा है, तो वो आपको एक बिंदु मिल जाता है कि मुझे इसकी अब आगे जांच करवानी चाहिए। और इस तरह हम अगर सावधान रहें तो हम कैंसर की बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी विशेषता और विशेषज्ञता मुख और गले के कैंसर की है, इसलिए मैं ख़ास तौर पर यही पूछूंगा कि आपने जितने भी लक्षण बताए उसमें से मुझे लगा कि हाँ, मेरे में भी कुछ लक्षण हैं। गले में खराश होती है, तो ऐसे बहुत से लक्षण हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक क्या लक्षण हैं जो कि हेड एंड नेक कैंसर में नज़र आते हैं? तो देखिए, अगर हेड एंड नेक कैंसर की हम ख़ास तौर पे बात करें तो किसी भी
हेड एंड नेक रीजन में मतलब आपके होंठों में, जीभ में, मुख के अंदर कोई अगर घाव बन जाए और वो घाव या रसौली काफ़ी समय तक ठीक ना हो रही हो, घाव भर ना रहा हो, तो ये एक संकेत है कि ये कैंसर की बीमारी हो सकती है। दूसरा, आवाज़ का भारीपन होना, लंबे समय से, अत्यधिक समय से ज़्यादा आवाज़ में भारीपन रहना, ठीक है, निगलने में कोई तकलीफ़ आना, या कान में दर्द रहना, सिर में दर्द रहना, जो सामान्य रूप से सामान्य इलाज से ठीक नहीं हो रही हो और लंबे समय में हो, तो ये एक इशारा आपको देती है कि आप इसकी आगे जांच करवाएं, ताकि इसकी जांच पड़ताल करके देखा जा सके कि ये कोई मुख और गले का कैंसर तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अगर ये लक्षण जैसा कि आपने बताया किसी को हो, तो उस मरीज़ को पहले क्या एक ईएनटी के डॉक्टर के पास जाना चाहिए या किसी भी जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए? देखिए, अगर सुविधा है, जो मरीज है वो किसी ऐसी जगह है जहां उनके पास ईएनटी स्पेशलिस्ट की सुविधा है, तो ज़रूर ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं। अगर ईएनटी स्पेशलिस्ट की सुविधा नहीं है तो किसी भी चिकित्सक के पास चले जाएं। वो एटलीस्ट शुरू का जो इन्वेस्टिगेशंस और जो जांच पड़ताल होनी है वो कर सकते हैं, और उसके बाद मरीज को ठीक ढंग से रेफ़र किया जा सकता है ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास, जो फिर पूरे तरीके से इलाज करके देख सकते हैं कि कोई मुख या गले में कोई तकलीफ़ तो नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर कोई, जैसा अभी हमने चर्चा की और हमें लगा कि किसी मरीज़ को ये लक्षण हैं और फिर वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि हाँ आपको कैंसर हो सकता है, और अगर वो कैंसर अर्ली स्टेजेस में, जैसे आप कहते हैं कि कैंसर की स्टेजेस होती हैं, अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाए, तो उस कैंसर का ठीक होने का क्या आगे संभावना है? देखिए, कैंसर की स्टेजेस जो होती हैं 4 स्टेज मानी जाती है, और इसमें कई गलत धारणाएं होती हैं समाज में। तो 4 स्टेज या 4 हम वर्ण कह सकते हैं कि कैंसर के हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो आमतौर पे जो स्टेज 1, स्टेज 2 है, इसे हम कहते हैं जो अर्ली स्टेज कैंसर है। इसका मतलब ये कि कैंसर अभी ज़्यादा फैला नहीं है अगर एक बार कैंसर डायग्नोस हो गया है। स्टेज 3, स्टेज 4 होती है जब कैंसर थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है, और इसी के हिसाब से इलाज भी किया जाता है। तो अगर कोई शक है कि कैंसर की बीमारी है तो उसका पूरे रूप से जांच पड़ताल होनी चाहिए। वो अब कैंसर की बीमारी किस अंग में आई है उसके हिसाब से जांच पड़ताल होगी, पर अगर मुख और गले का कैंसर है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट पहले उसकी जांच पड़ताल करेंगे। इन्वेस्टिगेशन जिसमें एक सीटी स्कैन, बायोप्सी, खून के टेस्ट, एक्सरेज किए जाते हैं। उससे ये पता चल जाता है कि कैंसर की बीमारी किस तरह की है, कितनी फैली हुई है और उसका क्या इलाज संभव है। तो डॉक्टर साहब, जब एक मरीज़ पहली या दूसरी स्टेज पर कैंसर में है और उसके बाद उस ईएनटी स्पेशलिस्ट ने उस पेशेंट को आपके पास रेफ़र कर दिया, फिर आप उसका इलाज कैसे करते हैं? तो देखिए, कैंसर के इलाज की 2-3 विधियां हैं। एक तो है सर्जरी, जिसको शल्य चिकित्सा कहते हैं, फिर है रेडियोथेरेपी जो किरणों से इलाज किया जाता है, और फिर दवाइयाँ, कीमोथेरेपी जिसमें दवाइयाँ दे के इलाज किया जाता है। आम तौर पे जब हम स्टेज 1, स्टेज 2 या अर्ली स्टेज कैंसर कहते हैं तो इन बीमारियों का इलाज शल्य चिकित्सा, सर्जरी या रेडियोथेरेपी दोनों से ही किया जा सकता है, और आम तौर पे एक विधि का प्रयोग किया जाता है अर्ली स्टेज कैंसर का इलाज करने के लिए। और इस स्टेज में आम तौर पे हम मरीज को सर्जरी से या रेडियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं और कैंसर मुक्त कर सकते हैं। जब बीमारी बढ़ जाती है, अगर हम बढ़ी हुई बीमारी की बात करें, तब इन सब विधियों का, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का इकट्ठे इस्तेमाल किया जाता है कैंसर का इलाज करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई सीक्वेंस होता है कि पहले सर्जरी करते हैं, फिर रेडियोथेरेपी करते हैं, फिर कीमोथेरेपी करते हैं? तो अर्ली स्टेज बीमारी पे आमतौर पे या हम सर्जरी कर सकते हैं या रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। इनके जो रिज़ल्ट अगर हम मुख और गले के कैंसर देखें तो लगभग बराबर हैं, दोनों से इलाज किया जा सकता है। पर जब एडवांस स्टेज कैंसर होता है और अगर मुख और गले के कैंसर की हम बात करें तो आमतौर पे पहले सर्जरी की जाती है और सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी का इलाज किया जाता है। पर कई बार कुछ मरीजों में ऐसा भी होता है कि बीमारी एडवांस स्टेज में खासकर बहुत बड़ी होती है, तो शुरू में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है बीमारी को थोड़ा छोटा करने के लिए, और उसके बाद उसे सर्जरी या रेडियोथेरेपी के लिए लिया जाता है। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कीमोथेरेपी का, तो एक आम धारणा है, मुझे भी सुनते लगा कि हाँ, अगर कीमोथेरेपी करानी पड़ी तो ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाएगी, बहुत मुश्किल में आ जाएगी। तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी के, जिससे कि लोग एक भयभीत रहते हैं कि हाँ, कीमोथेरेपी हुई तो हम गए? ऐसी क्या एक चीज़? समाज में कई धारणाएं होती है कि हाँ, कीमोथेरेपी से बहुत कष्ट होता है, कीमोथेरेपी का इलाज मुश्किल है। पर अब जो आज के युग में जो नई दवाइयाँ आई हैं, उसके साथ कीमोथेरेपी के इलाज में इतने भय करने की ज़रूरत नहीं है। कीमोथेरेपी का जब इलाज होता है तो आमतौर पे पेशेंट को कमज़ोरी महसूस होती है, खाने पीने में थोड़ी
दिक्कत होती है, उल्टी का आभास होता है। पर आज के युग में इन सब के लिए इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि जब हम कीमोथेरेपी का इलाज शुरू करते हैं तो साथ में और दवाइयाँ भी दी जाती हैं, और ये सब परेशानियाँ जो हैं काफ़ी हद तक अच्छी कंट्रोल की कर ली जा सकती है। तो इसमें कोई भयभीत होने की बात नहीं है। जब बीमारी है तो उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर बीमारी काफ़ी गंभीर है तो इलाज भी थोड़ा उसका गंभीर या एग्रेसिव ही होगा। तो इसमें कोई भय लेने की बात नहीं है। और आज की, जैसे मैंने बताया कि दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं कि आपको अब इतना भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है कीमोथेरेपी से। तो डॉक्टर साहब, क्या फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में अगर कैंसर का मरीज़ आपके पास आता है, ख़ास तौर पर मुख और गले के कैंसर में, तो क्या वो पेशेंट इस इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है? देखिए, अगर स्टेज 1 की हम बात करें तो हाँ, आज के इलाज से मैं कहूँगा कि हम मरीज को कैंसर रहित कर सकते हैं, कैंसर मुक्त कर सकते हैं। और बहुत लंबे समय तक मरीज हमारे पास आते भी हैं जिनका इलाज हुआ होता है, कई सालों तक वो आते रहते हैं, बिल्कुल ठीक रहते हैं। स्टेज 1 स्टेज 2 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अब ट्रीटमेंट के। और मेरा संदेश यही होगा कि हाँ, अगर जल्दी कैंसर पकड़ में आ जाए तो हम उसे अच्छा ट्रीट कर सकते हैं और मरीज को कैंसर मुक्त कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, स्टेज 3 और स्टेज 4 में? स्टेज 3 और स्टेज 4 में जैसे मैंने बताया कि कैंसर, इसका मतलब होता है एडवांस स्टेज डिजीज़, मतलब कैंसर की बीमारी थोड़ी बढ़ गई है। तो स्टेज 3 स्टेज 4 में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर का इलाज इस स्टेज में भी संभव है। ये धारणा गलत है कि स्टेज 3 स्टेज 4 हो गया तो इलाज नहीं हो सकता। इलाज संभव है। हाँ, बीमारी को रोकना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, पर इलाज किया जा सकता है। अब जो नए जो चिकित्सक विज्ञान में जो नए हमें विज्ञान से नई दवाइयाँ आ रही है, नए उपकरण आ रहे हैं, उससे जो एडवांस स्टेज के कैंसर हैं, स्टेज 3 स्टेज 4 के, उनका इलाज करके भी उन्हें काफ़ी लंबे समय तक अच्छा जीवन दिया जा सकता है। तो इसका मतलब अगर आप स्टेज 3 या 4 में भी पहुंच गए हैं, फिर भी उम्मीद की किरण है कि आप अगर आप इलाज करवाएंगे, हाँ ज़रूर मुश्किल होगा इलाज, लेकिन आने वाले जीवन में आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बिल्कुल सही। पर दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ेगा कि हमारे देश में एडवांस स्टेज कैंसर अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। स्टेज 1 स्टेज 2 कैंसर्स जो हमारा डिटेक्शन है वो थोड़ा कम है, और इसमें इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों में जागरूकता हो कैंसर के प्रति, ताकि वो जल्दी आएँ और स्टेज 1 स्टेज 2 में हम उन्हें डायग्नोज कर सकें। अभी तक मैं कहूँगा 80% हमारे जो मरीज आते हैं वो हमें स्टेज 3 स्टेज 4 में ही मिलते हैं। डॉक्टर साहब, जब इलाज हो गया तो क्या उसके बाद कैंसर रेकर भी हो सकता है या कुछ समय बाद फिर से आ सकता है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। कैंसर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी समय वापस आ सकती है, इसीलिए थोड़ी इस बीमारी का भय रहता है, वो चाहे स्टेज 1 स्टेज 2 की हो या बड़ी हुई स्टेज 3 4 की हो। और आपने देखा होगा कि कैंसर के मरीजों को हम लगातार अपने पास बुलाते हैं इलाज के बाद भी, कि 3 महीने पे हमारे पास आते रहिए, पहले 1-2 सालों के लिए। फिर जब समय बढ़ जाता है तो हम उनको 6-6 महीने पे बुलाते हैं, फिर और समय बढ़ जाता है तो साल में एक बार ज़रूर बुलाते हैं। वो इसीलिए बुलाते हैं कि ये बीमारी वापस आ सकती है, ये इस बीमारी का कुछ नेचर ही इस तरह ढंग का है कि ये वापस आती है। तो वो बीमारी अगर वापस आए और उसको हम जल्दी पकड़ पाएँ, इसलिए हम मरीजों को बुलाते हैं। तो बीमारी वापस आ सकती है, पर अगर इसमें भी सतर्कता बरती जाए तो बीमारी को टाइम पे पकड़ा जा सकता है और फिर इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बार बार शब्द इस्तेमाल किया कि अगर बीमारी जल्दी पकड़ी जाए। ये जल्दी पकड़ने वाला एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है कि वो कैसे पकड़ी जाए जल्दी? तो जल्दी पकड़ने के लिए एक तो मैंने आपको बताया था कि कुछ लक्षणों के लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि हाँ, लक्षण, और ख़ासकर एक मरीज़ जिसे पहले एक बार बीमारी हो चुकी है, उन्हें और भी ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा कि कोई भी लक्षण मुझ में आए तो मैं जल्द से जल्द चिकित्सक मदद लूँ। दूसरा, जो नॉर्मल जो हमारे लोग हैं, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, सामान्य पॉपुलेशन है, उन्हें भी साल में एक बार आसपास के किसी चिकित्सक से जाके अपना चेकअप या एक बार इलाज करवाना चाहिए, ताकि वो चिकित्सक उन्हें देख पाए कि कोई तकलीफ़ तो नहीं है शरीर में। अगर इस ढंग से सामान्य रूप से साल में एक आधी बार आप जाके अपना एक चेकअप करवा लें तो उसमें काफ़ी आशा होती है कि कोई अगर ऐसी चीज़ शरीर में आ रही है जो आपकी समझ में नहीं आ रही है, पर एक चिकित्सक शायद उसे पकड़ ले, तो ये काफ़ी हद तक मदद कर सकता है कि हम लक्षणों को जल्दी पकड़ सकें और बीमारी को जल्दी पकड़ सकें। डॉक्टर बहल, कोई ऐसी भी स्टडी है जिसमें हमें पता चले कि इस उम्र में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इस उम्र में थोड़े कम हैं, कुछ ऐसा भी? आमतौर पे पहले देखा जाता था कि कैंसर जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है उनमें होता था, पर अब आज के युग में एक बदलता ट्रेंड हम देख रहे हैं, एक बदलता रुझान हम देख रहे हैं, जिसमें बच्चों से लेकर वृद्ध लोगों को सभी को कैंसर हो रहा है। बहुत छोटे छोटे बच्चों में अलग तरह के कैंसर आते हैं, जो जवान हैं उनमें अलग तरह के कैंसर आ रहे हैं, और वृद्ध लोगों में भी तरह तरह के कैंसर आ रहे हैं। तो
मैं ये कहूँगा कि आज के युग में तो कैंसर की बीमारी हर युग के और हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों में देखी जा रही है। तो जब हमने देखा कि पहले जैसा आपने कहा कि थोड़ी बड़ी उम्र में ज़्यादा चांसेस होते थे, लेकिन आज किसी को भी कैंसर हो सकता है, तो क्या लगता है कि इसके क्या कारण होंगे कि इतना बढ़ गया है? तो कारणों में जो एक कारण तो मैं पहले बोलूँगा कि जो कुछ समय से अगर हम पीछे से देखें तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो हमारा जांच प्रणालियां हैं, वो बहुत अच्छी हो गई हैं। लोगों में थोड़ी जागरूकता भी बढ़ी है, वो जल्दी स्वास्थ्य केंद्रों में जाते हैं, तो जो डिटेक्शन है कैंसर की वो बढ़ गई है। तो एक कारण तो ये है कि अब थोड़े जो हम नंबर्स बड़े दिख रहे हैं वो इसलिए है कि हम कैंसर को डिटेक्ट जल्दी कर रहे हैं। बाकी कैंसर के जो कारण हैं, क्या कारण है, तो कैंसर बहुकारक एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़। कई कारण हैं जो कैंसर की बीमारी को करते हैं और कई कारण ये मिलके बीमारी एक मरीज में लाते हैं। तो इसमें कुछ कारण ऐसे हैं जिन पे हमारा थोड़ा नियंत्रण है और इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसमें प्रमुख कारण जो मैं कहूँगा वो है हमारी आज की जीवन शैली या लाइफस्टाइल। जी। अब आप देखेंगे कि आज के युग में बहुत ज़्यादा धूम्रपान, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी का सेवन किया जा रहा है, मदिरा या शराब का सेवन बढ़ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें कुछ ऐसे रसायन रहते हैं जिनसे कैंसर की बीमारी हो सकती है। एक कारण ये है जीवन शैली का। दूसरा जीवन शैली का कारण है संतुलित आहार लेना, अच्छा आहार लेना। अगर असंतुलित आहार ले रहे हैं तो वो हमारे शरीर को कमज़ोर करता है और बीमारियां बढ़ चढ़ के आ सकती हैं। तीसरा है व्यायाम की कमी। आज के आप देखेंगे आज के युग में ज़्यादातर लोग बैठ के बहुत काम कर रहे हैं लंबे लंबे समय तक। तो व्यायाम अगर नियम से किया जाए तो वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा और एक अच्छी जीवन शैली का बिंदु बनेगा जिसमें बीमारियां कम होगी। और जो मैं कहना चाहूँगा, प्रदूषण। आप देखेंगे जो हमारी वातावरण है उसमें तरह तरह की आज प्रदूषण है, ये भी कैंसर का एक कारण बन के उभर के आ रहा है। और आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में सबको तनाव है, सबको स्ट्रेस है। स्ट्रेस का एक जो मैं कहूँगा एक इफ़ेक्ट है कि हमारी इम्यूनिटी या शरीर की जो शक्ति है बीमारी से लड़ने की उसे वो कम करता है और फिर इसमें भी कई बीमारियां हो जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं जीवन शैली के, पर जो एक बड़े रूप से कैंसर का कारण बन के आ रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़रूरी कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसके कारण ये कैंसर की बीमारी होती है, जिसमें एक है जेनेटिक कॉजेज़। ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। जेनेटिक जो हमारा डीएनए है उसमें कुछ म्यूटेशंस या डीएनए में कुछ बदलाव आ जाता है और एक बहुत बड़ा कारण है ये कैंसर की बीमारियों का होने का। हाल में कुछ वायरस भी उभर के आए हैं जो कैंसर की बीमारी कॉज कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। ये हेड एंड नेक कैंसर में, ओरोफेरेंजियल कैंसर में इसका एक भूमिका है, कैंसर सर्विक्स में इसकी भूमिका है। एक एप्स्टीन बार वायरस है जो नेजोफेरेंजियल कैंसर में वो भूमिका है। तो ये वायरस के कॉजेज़ भी हैं। तो ये मिलके ये बहुकारक एक बीमारी है, मिलके ये कुछ ऐसे कारण हैं जो ये बीमारी आज के युग में कर रहे हैं और थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है बीमारी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी कहा कि जेनेटिक कारण है, तो जिन लोगों के माता या पिता या उनकी कुछ पिछली पीढ़ियों में कुछ कैंसर के मरीज़ रहे हों, तो क्या उनको अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी दिनचर्या में कुछ चेंजेस लाने चाहिए और कुछ केयरफुल होना चाहिए? महिलाओं में स्तन का कैंसर देखा गया है जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड है। तो ऐसे कैंसर्स में हाँ सावधान रहना ज़रूरी है, पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक पीढ़ी में कैंसर था तो अगली पीढ़ी में आएगा, ऐसा सुनिश्चित नहीं है। हाँ, आप में रिस्क ज़्यादा है तो थोड़ा सावधान रहें। और बहुत से कैंसर हैं जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड नहीं हैं, तो उसमें अत्यधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, अगर आप अपने चिकित्सक के पास जाएंगे, साल में एक बार अगर अपना इलाज करवाएंगे, तो वो आपको देख के बता देगा कि आप इस कैंसर अगर आपकी पहली पीढ़ी में हुआ है आपको रिस्क है कि नहीं है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन हेड एंड नेक कैंसर है, वहाँ पर हेरिडिटी या जेनेटिक्स का क्या रोल आता है उन कैंसर्स में? हेरिडिटी कैंसर, जो हेड एंड नेक कैंसर्स में हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। यहाँ ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, हेड एंड नेक कैंसर्स में धूम्रपान करना, सिगरेट, बीड़ी, शराब, ये चीज़ें हैं जिनका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है कैंसर के प्रति, रादर जेनेटिक्स का। ये तो हमने देख लिया कि क्या कारण है, क्या आप उसके कैसे इलाज करते हैं। क्या कुछ ऐसा भी हम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं कि हम प्रिवेंट कर सकें, यानी पहले ही हम अपनी जीवन शैली ऐसी रखें कि हमें कैंसर होने के चांसेस कम हो? बिल्कुल, जीवन शैली का जैसे मैंने बताया बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि आप स्वस्थ रहेंगे या बीमार होंगे। अब बात करें तंबाकू की, इस पे मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा।
तंबाकू जो है आप देखेंगे हमारे समाज में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तरह तरह से लोग इसे लेते हैं। कुछ इसको सिगरेट बीड़ी के तौर में ले रहे हैं, कुछ इसे चबा के खाते हैं, कुछ इसे सूंघ के खाते हैं। तो तंबाकू क्या है? तंबाकू आता है एक पौधे से जिसका नाम है निकोटिनम टोबैकम। इसके पत्तों को और इसकी खाल को सुखाया जाता है और तंबाकू बनाते हैं। तंबाकू में कम से कम 3,500 से 4,000 रसायन पाए जाते हैं। इनमें से 30 से 40 ऐसे रसायन हैं जो कैंसर हम कर सकते हैं। तो तंबाकू का सेवन नहीं करना, तंबाकू से दूर रहना, ये एक प्रथम बिंदु होगा अपने जीवन शैली को सुधारने का। दूसरा, जागरूकता रखनी। अपने परिवार में अगर आप देख रहे हैं कोई धूम्रपान कर रहा है तो उसे धूम्रपान करने से रोकिए, ये बहुत आवश्यक है। अगर आपके दोस्तों में या आपके परिवार में कोई धूम्रपान कर रहा है, जो धुआं जो उसका धूम्रपान का आता है, जिसे हम सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं, वो आसपास के लोगों को भी हानिकारक होता है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हानिकारक है, जो बुज़ुर्ग हैं जो धूम्रपान नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी हानिकारक है और उनको भी ये कैंसर की बीमारी कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं जीवन शैली की, इन्हें अपनाना ये बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं कैंसर को। अच्छा, जैसे जीवन शैली में व्यायाम समय से करना, अच्छा संतुलित आहार लेना, ये सब चीज़ें हैं जो आप बहुत आराम से जिसे आप कर सकते हैं, जिससे कैंसर की बीमारियां से आप कुछ हद तक बच सकते हैं। पूरा तो नहीं, पर कुछ हद तक बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी कहा कि जो लोग धूम्रपान नहीं करते लेकिन उन लोगों की कंपनी में हैं जो धूम्रपान करते हैं, जो कि पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं, उनमें कितना चांस होता है कैंसर होने का? उनमें भी लगभग उतना ही चांस आ जाता है जितना धूम्रपान करने वालों में आ जाता है। अगर लगातार आपको वो एक्सपोजर मिल रहा है, वो स्मोक मिल रहा है, घर में कोई लगातार आपके धूम्रपान कर रहा है और आपको भी वो धुआं अंदर आप ले रहे हैं, तो वो आपके लिए भी उतना ही हानिकारक है जितना जो व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है उसके लिए है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक और मेरे जहन में सवाल आया कि अगर कोई इंसान धूम्रपान करता है, आज जो हमारा कार्यक्रम देख रहा है, उसके बाद वो सोचता है कि हाँ मुझे धूम्रपान छोड़ देना है, तो क्या वो कितने % चांसेस हैं कि वो अब कैंसर से बच जाएगा? तो देखिए, धूम्रपान छोड़ना तो एक बहुत अच्छी चीज़ है और कई लोगों की उसकी कठिनाई भी होती है, क्योंकि धूम्रपान जो है उसमें जैसे आपने जाना होगा कि इसमें एक लत पड़ जाती है। ये लत पड़ती है, तंबाकू में निकोटीन एक सब्सटेंस मिलता है जो एडिक्शन कॉज करता है या लत कॉज करता है। तो अगर धूम्रपान छोड़ना चाहें तो एकदम इसे छोड़िए। अगर नहीं छोड़ सकते तो हमारे जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर हैं, जो हर अस्पताल में लगभग अब हैं, वहाँ जाके चिकित्सक मदद से आप इसको छोड़ सकते हैं। एक बार आप धूम्रपान अगर छोड़ते हैं तो इसका असर बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में रहेगा और जितना लंबे समय आप धूम्रपान से दूर रहेंगे उतना ही आप में कैंसर की बीमारी और कैंसर के लक्षण आने की उम्मीद कम होती जाती है। ये कहना कि ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ये तो नहीं है, पर काफ़ी हद तक आप अपना बचाव कर सकते हैं लंबे समय तक। और कैंसर की बीमारी से नहीं, और भी कई बीमारियां धूम्रपान से होती है, जैसे फेफड़े की बीमारी, हृदय रोग होते हैं, उनसे भी आप बचेंगे अगर धूम्रपान छोड़ सकते हैं। तो मैं तो सभी दर्शकों को यही कहूँगा कि आप धूम्रपान अगर करते हैं तो अभी इस फैसला ले लीजिए कि हम धूम्रपान छोड़ देंगे। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे सभी दर्शकों को, ताकि इस बीमारी से, कैंसर से, खास तौर पर मुख और गले के कैंसर से बचे रहें, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 3 संदेश देना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को और दर्शकों को। पहला संदेश मेरा यही है कि अच्छी जीवन शैली अपनाएं, अपने को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ बनेगा और समाज स्वस्थ बनेगा तो हमारा देश स्वस्थ बनेगा। दूसरा जो संदेश मैं देना चाहता हूँ वो ये कि जागरूक रहें। आज के युग में बहुत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनका इस्तेमाल करें। जब भी कोई कष्ट आए तो जल्दी से जल्दी चिकित्सक मदद लें। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं संदेश कैंसर के इसमें देना चाहता हूँ वो ये है कि एक धारणा जो है कि कैंसर का इलाज नहीं हो सकता, ये गलत है। कैंसर का इलाज संभव है अगर आप समय पे इसका निदान कर लें। तो ये संदेश मैं अपने दर्शकों को देना चाहूँगा। तो यही मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि हाँ, देयर इज़ ऑलवेज होप। आप एक कदम आगे बढ़ाइए तो ज़रूर सुनहरा पल आगे आएगा। डॉक्टर अमित बहल, आप स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आए और आपने मुख और गले के कैंसर के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।